नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपीआरओ का टेस्ट यूपीआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही थी हमारी। तो हम इसमें देख रहे थे टेस्ट 9, जिसमें टेस्ट 9 में हम 140 क्वेश्चन में से हम देखते हैं इसको 3 पार्टों में। पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट में हम 50 क्वेश्चन देखते हैं और थर्ड पार्ट में हम 40 क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से हम 140 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो हमने पार्ट 1 जो है कंप्लीट कर लिया है। इसका जो लिंक है पार्ट 1 का वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से देखें उसको। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 हो गया कंप्लीट, पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन है 51 से लेके 100 तक देखेंगे हम इसमें। 51 से लेके 100 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर किस वर्ष चुने गए? ऑप्शन है हमारे पास 1936 में, 1921 में, 1923 में और 1925 में। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें क्या राइट हो जाएगा। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका 1923 हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता का जो मेयर चुना गया था वो चुना गया था 1923 में। यदि हम सुभाष चंद्र बोस के जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था? जन्म की यदि हम बात करें तो 23 जनवरी 1889, 23 जनवरी 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ओडिशा में हुआ था, ओडिशा के कटक जिले में। 1920 में इन्होंने क्या किया था? 1920 में इन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की थी। 1920 में आईएएस की परीक्षा पास की थी, लेकिन इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा दे दिया था। इनके जो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु की बात करें, इनके राजनीतिक गुरु की बात करें तो राजनीतिक गुरु कौन थे इनके? चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ये कब से कब तक रहे थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे 1938 से 1938 से 1939 तक रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट है मालवा दिया है, हमें चित्तौड़ दिया है, गुजरात दिया है और रणथंभौर दिया है। क्या है? अलाउद्दीन के विजय का सही क्रम क्या था? अलाउद्दीन के विजयों का सही क्रम क्या था? क्रम था, ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4, 4 3 2 1, 2 4 1 3 और 3 4 2 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे अपना आंसर कि हाँ क्या राइट होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि हम मालवा की बात करें तो ये कब है? ये अलाउद्दीन ने कब विजय प्राप्त किया था? ये किया था 1305 में। यदि हम बात करें चित्तौड़ की, यानी कि ये 1303 में। यदि बात करें हम गुजरात की, गुजरात विजय कब? ये हुआ था 1297, 1297। यदि बात करें हम रणथंभौर की तो ये कब हुआ था? ये विजय प्राप्त की थी 1301 में। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? 1297 यानी कि गुजरात आ जाएगा। फिर गुजरात के बाद 1297 के बाद ये आ जाएगा रणथंभौर, और रणथंभौर के बाद 1303 और चित्तौड़, और 1303 के बाद 1305। यदि हम गुजरात की बात करें तो गुजरात मालवा की बात करें, यदि
मालवा की बात करें तो ये इसमें मध्य भारत में है, मध्य भारत में होगा, मध्य भारत। यदि बात करें हम चित्तौड़ की, चित्तौड़ कहाँ है आपका? राजस्थान में, राजस्थान में। यदि बात करें रणथंभौर की तो ये भी आपका कहाँ है? ये भी हमारा राजस्थान में, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53। क्वेश्चन है, निम्न में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई? तो किसने लगाई थी? शिहाबुद्दीन ने, सिकंदर ने, सुहादेव ने या जैनुल आबिदीन ने? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट। तो ये कौन थे? कश्मीरी शासक थे। इनका जो पुत्र था जैनुल आबिदीन, इन सिकंदर का जो पुत्र था, सिकंदर का पुत्र जो था वो कौन था? जैनुल आबिदीन। इसने क्या किया था? हिंदुओं की भावनाओं का आदर किया था। हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए सती प्रथा पर जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया था और इसमें रोक लगाई थी सिकंदर ने। चलिए यदि बात करें हम अलाउद्दीन खिलजी की, जैसे इसमें जिसकी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? तो वो था 1296 से 1316 तक था। ये खिलजी वंश का जो था, खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान माना जाता है इनको, खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा अपनी बेगम राबिया उद्दौरानी की स्मृति में निर्मित बीबी का मकबरा अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में? कमेंट करेंगे और अपना जवाब बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र में। कब बनवाया था ये बनवाया था आपका 1678 में बनवाया गया था, 1678 में। इनका नाम यदि और देखा जाए तो दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, बानो बेगम था। कहाँ बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था आपका महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ? औरंगाबाद में, औरंगाबाद। यदि महाराष्ट्र में भी पूछा जाए, महाराष्ट्र में भी कहाँ, तो ये आपका औरंगाबाद हो जाएगा। ये एकदम ताजमहल की तरह, ताजमहल की नकल की तरह है, एकदम ताजमहल की नकल के तरीके से ही बनाया गया है। इसको दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। दक्षिण का क्या कहा जाता है इसको? दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रमाण भ्राबू यानी कि बैराट से प्राप्त होता लघु शिलालेख है। कारण है, इस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। ऑप्शन है हमारे पास, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें।
देखिए, अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण बैराट या भ्रावु लघु शिलालेख से है। ये तो सही है। और ये कह रहा इस शिलालेख में अशोक ने, कौन से शिलालेख में? वैराट से, जो लघु शिलालेख है वैराट से जो प्राप्त है, वो शिलालेख में अपने बुद्ध को शाक्य माना। नहीं, वैराट में नहीं माना है। तो किस में माना? यदि वैराट में नहीं माना है तो मौस्की का शिलालेख में माना है। मौस्की के लघु शिलालेख में, मौस्की के लघु शिलालेख में माना है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट। यदि मौस्की की बात करें तो मौस्की कहाँ है? ये है आपका कर्नाटक में, ये भी ध्यान रखेंगे। और यदि भ्रावु की बात करें, भ्रावु या बैराट की, तो ये कहाँ है आपका? राजस्थान में। अशोक के अन्य शिलालेख की बात करें तो कौन कौन से शिलालेख हैं? जैसे कि हम शिलालेखों की बात करते हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं? 3 उसमें देखते हैं। एक तो हो गया शिलालेख, दूसरा हो गया स्तंभ लेख, और यदि तीसरे की बात करें तो इसमें होगा गुहा लेख। ये हैं कुछ, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, चोल काल में पेरुंदनम या तथा सिरुदनम थे। ऑप्शन ए है चोल प्रशासन के उच्चाधिकारी एवं निम्न श्रेणी के अधिकारी, ब्राह्मण बस्तियों की सभा, व्यापारियों की सभा और सर्वसाधारण की सभा। कमेंट करेंगे और अपना जवाब बताएंगे इनमें क्या राइट हो जाएगा चारों में। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चोल प्रशासन के उच्चाधिकारी एवं निम्न श्रेणी के अधिकारी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि हम ब्राह्मण बस्तियों की सभा की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका अग्रहार। इससे संबंधित जो थे वो थे अग्रहार। यदि व्यापारियों की सभा की बात करें तो इसमें थे नगरम। कौन थे? नगरम थे। यदि सर्वसाधारण सभा की बात करें तो इसमें कौन थे? इसमें थे उर। तो ये भी आपको, ये तो ध्यान रखना ही है, ये 3 भी आपको ध्यान रखने हैं ताकि आपकी आने वाली परीक्षा में आपको मदद करें वहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हमें दिया दर्शन और एक तरफ हमें दिया प्रवर्तक, तो हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है हमारे पास में उत्तर मीमांसा के सामने दिया है बादरायण, और पूर्व मीमांसा के सामने दिया जैमिनी, और वैशेषिक के सामने दिया हमें कणाद, और न्याय मीमांसा के सामने दिया है हमें कपिल। तो हम आपको बताना है कमेंट करके कि इसमें क्या राइट होगा। देखिए इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यदि न्याय मीमांसा में कपिल नहीं है तो कौन होगा? तो इसमें है आपका गौतम। कौन है? गौतम। यदि कपिल की बात करें तो ये कौन से दर्शन में मिलता है? ये मिलता है आपको सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन में मिलेगा। इसके प्रवर्तक कौन है? कपिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में उल्लिखित विदुषी स्त्रियों में कौन एक ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी? अपाला, घोषा, लोकमुद्रा, विश्वारा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए वैदिक साहित्य में कई विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, तो इसमें हो जाएगा आपका लोकमुद्रा। तो अपाला का भी है, घोषा का भी है, विश्वारा का भी है। कई विदुषी महिलाएं हैं, और लेकिन जो ये विदुषी स्त्रियां हैं वो ऋषि अगस्त्य की जो पत्नी थी
यदि हम बात करें वैदिक साहित्य में, और वैदिक साहित्य की इन्होंने जो है ना रचना की थी, किसकी? मंत्रों की रचना की, वेद मंत्रों की रचना की थी इन स्त्रियों ने, वेद मंत्रों की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित धार्मिक साहित्यों में से किसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्तसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है? महाभारत, रामायण, गीता, रामचरितमानस। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका महाभारत, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि इसकी रचना पूछा जाए कि रचना किसने की थी, रचना किसने की थी इसकी, तो ये की थी वेद व्यास ने। किसने की थी? वेद व्यास ने। यदि रामायण की बात करें, रामायण की रचना किसने की थी? ये की थी वाल्मीकि ने, वाल्मीकि द्वारा की गई थी। ये भी ध्यान रखना है आपको, दोनों चीज़ें, रचना, महाभारत की रचना और रामायण की रचना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सत्य कथन बताना है हमको। ऑप्शन ए है हमारे पास में, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया। ऑप्शन बी है, इसने काबुलियत एवं पट्टा प्रथा प्रारंभ की। और ऑप्शन सी है, मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सभी सत्य हैं। रोहतासगढ़ किले का निर्माण भी कराया था शेरशाह सूरी ने, काबुलियत और पट्टा प्रथा भी प्रारंभ की थी शेरशाह सूरी के द्वारा, और मलिक मोहम्मद जयसी शेरशाह सूरी के कौन थे? समकालीन थे। यदि ऐसे टाइम पर, यदि इनके टाइम पे देखा जाए तो बिलग्राम युद्ध हुआ था। बिलग्राम युद्ध की बात करें तो बिलग्राम युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1540 में हुआ था। तो बिलग्राम युद्ध भी ध्यान रखेंगे किसके कार्यकाल में हुआ था? शेरशाह सूरी के। इसमें क्या हुआ था? हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे ये शेरशाह सूरी। हुमायूं को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी। कारण है 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। ऑप्शन है हमारे पास में, ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या नहीं करता है। और ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए इसमें क्या है, शिवाजी को प्रशासन व्यवस्था किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी, ये सही है। और इसमें क्या हुआ था, 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे, ये भी सही है। और दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन फिरोज शाह तुगलक। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें।
इसमें होगा आपका ऑप्शन डी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुई थी। तो इसका शासनकाल कब तक था, कब से कब तक था कार्यकाल? वो था 1351 से लेके 1351 से 1388 तक था। और कुछ चीज़ों का निर्माण कराया था, जैसे कि फिरोजाबाद का निर्माण कराया, फिरोजाबाद का निर्माण इन्होंने कराया। और किसका कराया था? फिरोज शाह कोटला है तो उसका निर्माण भी कराया, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला का निर्माण कराया। और यदि बात करें हिसार है, जैसे कि हिसार है और जौनपुर है और फिरोजपुर है और इतने हैं, फिरोजाबाद है, फिरोज शाह कोटला है, हिसार है, जौनपुर है और फिरोजपुर है। निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ? इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में? फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि को वॉरेन हेस्टिंग ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा है? ऑप्शन ए है हमारे पास ग्वालियर की संधि, सुरजी या सरजो अर्जुन गांव की संधि, पुरंदर की संधि, मंदसौर की संधि। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1700 कब हुई थी? 1776 में हुई थी, नहीं 1776 में हुई थी पुरंदर की संधि। किस किस के बीच हुई थी? पेशवा माधवराव, नारायण नारायण राव और किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों के बीच हुई थी। यदि बात करें हम ग्वालियर की संधि की, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1817 में हुई थी। 1817 में हुई थी, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। इसमें क्या था? सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। यदि बात करें सुरजी अर्जुन गांव की संधि या सरजो अर्जुन गांव की संधि, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1803 में। कब हुई थी? 1803 को हुई थी। ये भी ये सिंधिया और अंग्रेजों के बीच सी हुई थी। और यदि बात करें ये सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, ये सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। यदि बात करें हम मंदसौर संधि की, मंदसौर संधि कब हुई थी? ये हुई थी आपका 1818 में हुई थी। किस किस के बीच? थॉमस हिस्लॉप और मल्हार राव होलकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र सौंपता है। क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन था, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो राज्यसभा उपसभापति को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। उसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति होता कौन है ये आपको पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। यदि उपसभापति की बात आएगी, उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपसभापति, सभापति तो राष्ट्रपति को देगा, लेकिन उपसभापति किसे देगा? उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? वो देगा आपको, ये सभापति को देगा, उपसभापति। यदि बात करें राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? जैसे कि वीटो की शक्ति होती है, वीटो शक्ति होती है, अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति होती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, और बात करें क्षमादान की शक्ति भी होती है, क्षमादान। तो जैसे कि आपको वीटो को पता है, तो वीटो शक्ति होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद कितने में आती है, अनुच्छेद कितने में आती है? 111 में आती है। यदि बात करें अध्यादेश की, तो अध्यादेश की जारी करने की शक्ति किस में आती है? वो आती है 123 में। यदि क्षमादान शक्ति की यदि हम बात करें, तो क्षमादान की शक्ति किस में आती है? तो वो आती है आर्टिकल 72 में आती है। और कितने कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए, वीटो कितनी है, क्षमादान की शक्तियाँ कितनी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा में सीटों का आवंटन और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश, एक तरफ राज्य दिए हैं, दूसरी तरफ लोकसभा सीट दी हैं। उत्तर प्रदेश 80, केरल 20, पंजाब 15, गुजरात 26। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए यदि बात करें हम इसकी, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 15 नहीं है, कितनी है? 13 है। तो 13 सीट है पंजाब में लोकसभा की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? ऑप्शन फर्स्ट है चौधरी देवीलाल, सेकंड है सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड है लाल कृष्ण आडवाणी, और फोर्थ है जगजीवन राम। तो हमें सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है हमारे पास 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें चौधरी देवीलाल भी हैं, पटेल भी हैं, आडवाणी भी हैं और जगजीवन राम भी हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। और कौन कौन से हो सकते हैं? और कौन कौन से हैं? मोरारजी देसाई हैं, मोरारजी देसाई हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, और YB चौहान हैं, चौहान ये भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राजनीतिक दल उनके स्थापना वर्ष का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक सुमेलित है इनमें। अब राजनीतिक दल दिए हैं और उनकी स्थापना वर्ष दिए हैं। DMK के सामने दिया है हमें 1964, NCP के सामने दिया 1990, और CPI के सामने दिया है हमें 1920, और BJP के सामने दिया 1985। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। एक सुमेलित बताना है बस, बाकी सब गलत होंगे।
देखिए डीएमके का मतलब होता है द्रविड़ मुनेत्र कषगम। एनसीपी की बात करें तो ये होता है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। और इसकी बात करें बीजेपी की तो वो तो पता ही है, भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट, CPI 1920 में है। यदि डीएमके की हम बात करें तो डीएमके कब है? डीएमके है 1949 में, 1949 में। यदि हम बात करें एनसीपी की तो एनसीपी है 1999। यदि बात करें हम बीजेपी की तो ये है 1980 में, ना कि 85 में, 80 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में संविधान संशोधन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है और कारण है संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए भारत में संविधान संशोधन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, ये गलत है। राष्ट्रपति को नहीं दी गई है, किसको दी गई है? संसद को दी गई है। तो राष्ट्रपति क्यों ही होगा इसमें? हम पहले ही वो कर देते हैं, ये कट हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचेगा? आर वाला सही होगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, एक तो भाग 20 किससे संबंधित है? ये है संविधान संशोधन से संबंधित है। दूसरी कंडीशन में यदि अनुच्छेद आता है तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368। ये दोनों चीज़ें इससे संबंधित हो, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 14 में, भाग 17 में, भाग 20 में, भाग 21 में। ये कितना हो जाएगा? 10 और 4 14 में। ये कितना हो जाएगा? 10 और 7 ये 10 और 7 17 में। ये कितना हो जाएगा? 20 में। और ये कितना हो जाएगा? 21 में। तो कमेंट करेंगे किस भाग में है। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 21 में है। ठीक है। यदि भाग हम 14 की बात करें तो इसमें क्या है? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। यदि इसी में 14 क आ जाता है तो तब क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्रशासनिक अधिकरण या न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल आ जाएगा। यदि बात करें हम 17 में, 17 में क्या है? राजभाषा, राजभाषा। यदि बात करें हम 20 में तो 20 में हमने क्या बताया था अभी पीछे? तो वो बताया था संविधान संशोधन। और किस अनुच्छेद में बताया था? ये भी हमने बताया था आपको, ये बताया था आर्टिकल 368 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 क्या उपबंधित करता है? ऑप्शन है हमारे पास बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, और सी है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, और डी है आपात के दौरान भाग 3
द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। यदि बात हो रही है 365 की, तो इसमें क्या हो जाएगा, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। यदि बात करें हम आपातकाल की, तो आपातकाल को यदि हम देख सकते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और क्या होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन होता है। और क्या होता है, वित्तीय आपातकाल होता है, वित्तीय आपातकाल होता है। तो इनको आपको पता होना चाहिए कि किस किस अनुच्छेद में है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा, राज्य कानून केंद्रीय कानून पर प्रभावी होगा, राष्ट्रपति का निर्णय मान्य होगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान्य होगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, समवर्ती सूची से जो संबंधित विषय हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि केंद्रीय कानून और राज्य कानून में कौन सा पहले प्रभावी होगा, तो वो केंद्र वाला प्रभावी होता है, ना कि राज्य वाला। तो केंद्रीय कानून और राज्य कानून पर प्रभावी होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। यदि हम बात करें समवर्ती सूची की, तो ये आपको समवर्ती सूची का पता होना चाहिए, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। छोटी छोटी बातें ये आपको पता होनी चाहिए। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। और सेकंड है, विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद यदि 6 सप्ताह के अंदर दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। सत्य कथन हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है, सही है। नहीं, संयुक्त सत्य कथन बताना, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है, नहीं ये गलत है। कह रहा है विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 सप्ताह के अंदर दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, नहीं ये भी गलत है। आपके ऑप्शन हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, यदि संसद, देखिए संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और जो इसके 6 सप्ताह हैं, ये 6 सप्ताह नहीं होता, ये 6 महीना होता है, इसकी जगह 6 महीने होता है, तो ये भी गलत है। यदि बात करें आर्टिकल 108 की, आर्टिकल 108 इससे संबंधित है। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा और उसमें बहुमत द्वारा अंतिम निर्णय करता है उसके आधार पर, ठीक है। तो ये आर्टिकल 108 भी ध्यान रखेंगे आप, 108 अनुच्छेद 108। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए निम्न न्यायालय को कौन सा लेख जारी किया जाता है। यानी कि रिट दी हैं। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें।
इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रतिषेध। यदि एक हाई कोर्ट के द्वारा कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए निम्न न्यायालय को लेख जारी किया जाएगा तो वो प्रतिषेध जारी किया जाएगा। यदि इन रिटों की बात करें तो हाई कोर्ट जो जारी करता है वो हाई कोर्ट जो जारी करेगा तो वो करेगा आर्टिकल 226 के तहत इसको जारी करेगा, आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। यदि हम सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं तो सुप्रीम कोर्ट के किस आधार पर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेगा, ये करेगा सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो ये दो चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। तो कितने प्रकार के रेट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? ये करता है 5 रिट जारी करता है, 5 रिट जारी करता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर उसके बाद आता है परमादेश। परमादेश इसमें नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा। तो ये आपको ध्यान रखना है और इनका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, जो कि अर्थ जो है पूछा जा चुका है, तो ये आप अर्थ भी देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। कारण है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। ऑप्शन है हमारे पास में ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों सही हैं व्याख्या नहीं करता, ए सही है आर गलत है और ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है, सही है। भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, ये भी सही है। आपके दोनों ऑप्शन राइट है और व्याख्या भी करता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक निरुद्ध किया जा सकता है? 60 दिनों तक, 90 दिनों तक, 120 दिनों तक, 160 दिनों तक। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 90 दिनों तक। ऑप्शन बी राइट, 90 दिनों तक। और यदि ये आर्टिकल की बात करें तो ये किस में दिया गया है? ये दिया गया आर्टिकल 22 में, आर्टिकल अनुच्छेद 22 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 महीने के लिए यदि ये 90 दिन ना आए और 3 महीने आए तो 3 महीने भी सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय किया जाता है केवल हाई कोर्ट में, केवल सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्वाचक मंडल की सलाह से और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह से। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है PYQ में। तो आप PYQ की भी वीडियोज डली हुई हैं, आप PYQ देख सकते हैं वहाँ पे। तो इसकी एक PYQ की प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं PYQ देख करके, क्योंकि PYQ के आधार पर ही पेपर तैयार होते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, लेकिन बहुत कम रिपीट देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहता है कि हाँ पिछले पेपरों को देख लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिवीजन किया जाए, तो वहाँ से आपको अच्छा खासा रिवीजन मिल जाएगा, अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा वहाँ से। चलिए, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही राष्ट्रपति के चुनावों का विनिश्चय किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 71 में। आर्टिकल
71, अनुच्छेद 71। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक कर दिया गया? 85वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 87वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। बताएंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पृथक क्या कर दिया गया। तो ये कब हुआ था? 89वां संविधान संशोधन ये हुआ था आपका 2003 में हुआ था। यदि 85 की बात करें ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2001 में। 86 की बात करें ये हुआ था 2002 में। और 87 की बात करें तो ये भी 2003 में हुआ है, 2003 में। ये दोनों 2003 में हुए हैं। यदि हम 86 की बात करें तो इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा को लेकर के है। इसमें फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है उसको। तो ये किस में आर्टिकल 21 में देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 21 के द्वारा, 21 कितना, 21A के द्वारा। यदि बात करें हम 88 की, यदि एक और होता है तो 88, जैसे कि 88 में क्या दिया है, इसमें दिया गया 88 में संविधान संशोधन अधिनियम में दिया गया सेवा कर। तो 88 भी ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, विषय दिए हैं, अनुच्छेद दिए हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण के सामने दिया हमें 110, अनुपूरक अनुदान के सामने दिया हमें 112, विनियोग अधिनियम के सामने दिया 114, धन विधेयक के सामने दिया हमें 115। तो कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक किस में हो जाएगा? धन विधेयक आता है 110 में। यदि बात करें हम वार्षिक वित्तीय विवरण की तो ये आता है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है किससे संबंधित, यानी बजट किस में आता है? 112 में। यदि बात करें हम अनुपूरक अनुदान की तो ये किस में आता है? ये आता है आपका 15 में। यदि विनियोग अधिनियम की बात करें तो ये आता है 114 में। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, पहले का, दूसरा, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4। ऑप्शन बी में मिल रहा है हमको देखने को, तो बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के उपसभापति। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही क्रम होगा इनका, अग्रता क्रम। यदि बात करें तो सबसे पहले आएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उसके बाद में आएंगे मुख्य न्यायाधीश आएंगे, फिर आएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष और फिर आएगा आपका और राज्यसभा के उपसभापति। तो कैसे होंगे? 2 3 1 4 ऑप्शन ए में ही मिल रहा है हमको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 19 वर्ष। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। न्यूनतम आयु, मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी पहले 61 में, और कर कितने वर्ष गई थी? 18 वर्ष। तो ये 61वां संविधान संशोधन, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1988 में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में भी, पीसीएस में भी, आरओ में भी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जैसे कि हमने क्षमादान की शक्ति की बात की थी, राष्ट्रपति की क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार किस दंड, विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है राष्ट्रपति? परिहार, लघुकरण, विराम, प्रतिलंबन, या प्रतिलंबन नहीं होगा, प्रीविलंबन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। ये हमने 5 प्रकार की बताई थी, कौन कौन सी? ये हमने 5 प्रकार, देखिए परिहार हो गया, लघुकरण, विराम और प्रतिविलंबन। तो इसमें कौन सी बची? एक बची इसमें क्षमा। तो ये 5 होती हैं। इसमें क्या होता है, क्षमा में दंड और बंदीकरण को हटा देते हैं, दंड को और बंदीकरण को हटा देते हैं। 81 में होगा आपका प्रीविलंबन, ऑप्शन डी राइट होगा इसमें। यदि हम बात करें लघुकरण की, लघुकरण का मतलब क्या होता है? लघुकरण में क्या होता है, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, दंड के स्वरूप को बदलकर क्या करना, कम करना। यदि बात करें हम परिहार की, परिहार में क्या होता है? परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करना, उसके बिना उसकी अवधि को कम करना। क्या करना, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना, उसकी अवधि कम करना। यदि हम विराम की बात करें तो विराम में क्या होता है, सजा को विशेष परिस्थिति में कम करना, सजा को विशेष परिस्थिति में कम करना। और इसमें प्रतिविलंबन में तो मृत्युदंड वाला आ ही गया, अस्थायी रोक लगाना। यदि बात करें किस आर्टिकल में, यह हमने बताया था आपको, तो ये किस में बताया था, क्षमादान की शक्ति, ये बताया था हमने आपको आर्टिकल 72 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, नीति आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, यह एक संवैधानिक संस्था है। सेकंड है, यह एक सांविधिक संस्था है। सत्य कथन बताना, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, सांविधिक संस्था है। या संविधानिक, ये संविधानेतर संस्था है। ये जो नीति आयोग है, पहले इसका नाम योजना आयोग था, तो ये इसका जो नाम चेंज हुआ था योजना आयोग का, वो हुआ था, योजना आयोग का जो नाम चेंज हुआ था, नीति आयोग जो कर दिया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में? ऑप्शन फर्स्ट है, समान आचार संहिता, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। सही उत्तर बताना है,
ऑप्शन है हमारे पास में 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। ओके, ना ये संवैधानिक संस्था है, वो ये इसमें बी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बी नहीं होगा, डी होगा। संवैधानिक भी नहीं है, सांविधिक भी नहीं है, और जैसे बताया था संविधानेतर है, संविधानेतर। तो इसमें आपका ये गलत हो जाएंगे दोनों ऑप्शन, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए, इसमें होगा आपका कौन सा, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये किसके द्वारा जोड़े गए थे? वह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। यदि बात करें इनके अनुच्छेदों की, किस अनुच्छेद में ये है आपका आर्टिकल 44 में है, आर्टिकल 44 में है। यदि बात करें इसकी शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, तो ये किस में है? ये है आर्टिकल 39(6) में, आर्टिकल 39(6) में। यदि बात करें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की, तो ये है आर्टिकल कितने में है? यह आपका आर्टिकल 39(क) में, आर्टिकल 39(क) में होगा। यदि बात करें उद्योगों की, तो ये किस में है? ये है आपका आर्टिकल 43(43)(क) में। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? फसल दिए हैं, जीवाणु दिए हैं। सोयाबीन के सामने दिया राइबोजियम जैपोनिकम, जलीय फर्न के सामने दिया एनाबीना एजोली, लूसर्न के सामने दिया राइबोजियम मेलिलोती। ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3, केवल 3, 2 3, 1 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। आपके तीनों राइट हो जाएंगे, सोयाबीन, जलीय फर्न और लूसर्न। सोयाबीन राइबोजियम जैपोनिकम, जलीय फर्न एनाबीना एजोली, लूसर्न के सामने दिया राइबोजियम मेलिलोती। तो आपके ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ सूची फर्स्ट दी है, सूची सेकंड दी है। जाइलम के सामने हमको दिया जल का अवशोषण, मूल रोम के सामने दिया जल का परिवहन, फ्लोएम के सामने दिया वाष्पोत्सर्जन, रंध्र के सामने दिया भोजन का परिवहन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए, जाइलम की बात करें तो जाइलम हो जाएगा जल के परिवहन से, मूल रोम की बात करें तो वो हो जाएगा जल के अवशोषण से, जल के अवशोषण से, फ्लोएम की बात करें तो भोजन के परिवहन से, और रंध्र की बात करें तो हम वाष्पोत्सर्जन से। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 2, बी का फर्स्ट। ए का 2, बी का फर्स्ट हमको एक में मिल रहा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? ठोस, द्रव, गैस, किसी का भी नहीं। कमेंट करेंगे कौन सा हो जाएगा इसमें। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दाब एक अदिश राशि है, दाब की इकाई डाइन है। ऑप्शन है सत्य कथन बताना है हमें, केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, दाब एक अदिश राशि है, सही है।
लेकिन दाब की इकाई डाइन नहीं है, पास्कल है, पास्कल। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और यदि ये पास्कल ना दिया हो तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया होगा, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं हो सकते हैं। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व होता है। ऑप्शन है हमारे पास में, दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है, दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए अंतरिक्ष यात्री जो है निर्वात में खड़े नहीं हो सकते, ये ठीक है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व होता है, ये भी सही बात है, दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप, पीड़ा, स्पर्श का बोध कराता है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। में होगा आपका ऑप्शन बी, थैलेमस हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का थैलेमस भाग ताप, पीड़ा और स्पर्श का बोध कराता है। यदि बात करें हम सेरिब्रम में क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो प्रेरणाओं का समन्वय होता है, समन्वय का केंद्र होता है। ये ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का समन्वय का केंद्र होता है सेरिब्रम। यदि बात करें हाइपोथैलेमस की, इसका कार्य क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रण करना होता है इसका काम। यदि हम बात करें सेरिबेलम की, सेरिबेलम क्या होता है? मानव मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है, मानव मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से किस एक में शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? डाउन सिंड्रोम, थैलीसीमिया और हीमोफीलिया, और इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका थैलीसीमिया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि बात करें हम डाउन सिंड्रोम की, डाउन सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं? और मंगोली जड़ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगोली जड़ता। यदि बात करें हम हीमोफीलिया की, हीमोफीलिया किसे कहते हैं? तो इसको रक्तस्रावण रोग के नाम से भी जाना जाता है, रक्त श्रवण रोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, ए बी रक्त वर्ग के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं क्योंकि? ऑप्शन है इसमें ए एंटीजन पाया जाता है, ऑप्शन बी है इनमें बी एंटीजन पाया जाता है, सी है ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। लेकिन इसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी नहीं पाई जाएंगी। क्या नहीं पाई जाएंगी इसमें? एंटीबॉडी नहीं पाई जाएंगी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंटीजन दोनों पाए जाएंगे लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अपसारित कर देता है, अभिसारित कर देता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है, वर्ण विक्षेपित कर देता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करेगा? अभिसारित कर देगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कवक अपना भोजन मृत और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। कवक में जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बचेगा हमारे पास में केवल 1, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं इसमें, नहीं तो हम थर्ड पार्ट में देखते हैं इनको अधिकतर। क्वेश्चन है एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है, पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं और माता पिता की आयु का योग यदि 135 वर्ष है तो बेटी की आयु क्या होगी? ऑप्शन दिए हमें 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है, यदि हम बेटी की आयु x मान लें, बेटी की आयु हम क्या मान लें? x मान लेते हैं, और 4 गुना बड़ी है माता, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? माता की आयु 4x हो जाएगी। पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं, तो अब पिता की आयु आ जाएगी। पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। कह रहे माता और पिता की आयु का योग, माता और पिता की आयु का योग कितना हो रहा है? 9x हो जाएगा। योग कितना दे रखा है हमें? 135 दे रखा है, 135 दे रखा है। यदि हम x निकालें तो ये कितना हो जाएगा? 135/9 हो जाएगा, और 9 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 ही कम 9, और कितना बचेगा? 4, 9 पंजे 45, कितना आ जाएगा? 15। तो इसमें 15 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, यदि लल्लन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो लल्लन रतन के किस दिशा में है? पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण में, पूरब में। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए यदि हम दिशाओं की बात करें, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, और ये क्या हो गया? साउथ वेस्ट, और ये क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। तो ये दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। उत्तर पश्चिम, पूरब पश्चिम, और उत्तर पूरब, और दक्षिण पूरब, और दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। अब देखिए यदि मैं कह रहा है रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यदि हम यहाँ मान लें इसको, पवन को यहाँ मान लेते हैं हम, पवन को हमने यहाँ माना। अभी ये कह रहा है 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम दिशा किधर है? ये है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा को यदि हम ऐसे ले जाएं तो यहाँ कौन हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका रतन 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, यानी कि यहाँ हो गया 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में। अब ये कह रहा है पवन, यदि लल्लन पवन के
40 मीटर दक्षिण पूरब में। यदि हम इसको ऐसे ले जाएं और लल्लन को हम यहाँ रख लें, लल्लन को यदि हम 40 मीटर दक्षिण पूरब में यहाँ रख लेते हैं, तो इसमें क्या है, लल्लन रतन के किस दिशा में होगा, रतन के किस दिशा में है, अब खुद ही बताइए कि किस दिशा में जा रहा है। ये हो जाएगा इसमें पूरब, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड में डेट को WZGV लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से किस कोड को कम के लिए लिखा जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास XLNV, LXNV, यहाँ NV है, यहाँ भी NV है, यहाँ XL है, यहाँ LX है, तो और VNXL और XLVN कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए डी आता है 4 पे, ये आता है 1 पे, टी आता है कितने पे 20 पे, और ई कितने पे आता है, ये आता है 5 पे। तो ये आपको पता होने चाहिए। जैसे कि ये है, ये आता है 3 पे, डब्ल्यू आता है 15 पे, वो ओ आता है 15 पे, एम आता है 13 पे, ई आता है 5 पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। जेड आता है, आपको पता है कि ये डब्ल्यू कितने पे आता है, WXYZ, इस तरीके से देख लेंगे WXYZ, तो 23 पे आता है। ये आता है आपका 22 पे, ये आता है आपका 23 पे, और ये आता है 26 पे, और जी आता है 7 पे। तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन 4 का 23 से हम देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही वो पहुंच जा रहा है, तो इसका अंतर तो हम देख नहीं सकते हैं। यदि हम इसको कैसे करें, यदि हम लिख लेते हैं ABCD जल्दी जल्दी, AB, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, यहाँ से करेंगे N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। यदि हम देखें D का उल्टा क्या है, D का उल्टा हमें W मिल रहा है, ठीक है, और A का उल्टा हम देखेंगे तो Z मिल रहा है। और यदि हम T का उल्टा देखेंगे, T कहाँ है, T का उल्टा G मिल रहा है, और E का उल्टा हमें क्या मिल रहा है, V मिल रहा है। तो ऐसे ही हम C का उल्टा देखेंगे, C का उल्टा मिल रहा है हमें X, तो जिसमें X है वो रखने हैं, बाकी निकाल दो, ये निकाल दो, ये भी निकाल दो। अब बचा हमारे पास O का उल्टा क्या है, O का उल्टा है L, तो L, XL और XL दोनों में मिल रहा है। यदि हम M का उल्टा देखेंगे तो M का उल्टा हमें मिलेगा N में, M का उल्टा N हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका A राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें जो है यदि ऐसा है तो जल्दी जल्दी लिख लेंगे उसको, और उल्टा भी देख लेंगे कि हाँ एक दूसरे का उल्टा तो नहीं। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें एक दूसरे का उल्टा हुआ था। कुछ में अंतर होता है कि हाँ, जैसे कि ये C है तो एक तरफ 3 दे दिया, ये 3 पे आ गया, एक तरफ 7 दे दिया कि हाँ G आ गया, तो उस तरीके से कुछ जोड़ना होता है, कुछ घटाना होता है, तो इस तरीके से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 119, 17, 21, 174, यहाँ पे बताना है हमको क्या आएगा, यहाँ पे बताना है आपको क्या आएगा। और यहाँ 18 दिया है, 184, 23, 24, और इसके जो ऑप्शन है 26, 27, 17, 29। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए यदि हम इसको 3 से काट दें, 3 सत्ते 21, इसको भी हम 3 से काट दें, 3 छंग 18, 3 से काट दें, 3 अट्ठे 24। यदि हम 17 सत्ते 119, इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे। यदि गुणा नहीं हो रही है तो 174 को हम क्या करेंगे, 174/6 कर देंगे, इसको भाग दे देंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, कितना बचेगा 5, 6 नम 54, तो कितना आ जाएगा 29 ऑप्शन आ जाएगा आपका। और यहाँ देखेंगे 23, 8, 8 या 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, तो ये आपका ट्रिक सही बैठ रही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है ए का भाई बी, ए भाई है बी का और सी पिता है ए का, डी भाई है ई का और ई पुत्री है बी की, ई पुत्री है बी का और डी का चाचा बताना है कौन है। ऑप्शन है हमारे पास में ए बी सी ई। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें क्या राइट हो जाएगा। देखिए कह रहा है ए भाई है बी का, ए तो भाई है, ये हमें जेंडर पता है इसका, क्या हाँ जेंडर क्या है, ए भाई है बी का, ठीक है। चलिए सी पिता है ए का। यदि हम एक कंडीशन एक जनरेशन ऊपर जाएं तो सी पिता है ए का, तो यहाँ सी जो है ये पिता हो गया, सी पिता ए का हो गया। अब डी भाई है ई का, यदि हम यहाँ पे कर लें डी भाई है ई का और ई पुत्री है बी की, ई जो पुत्री है वो बी की है, ई पुत्री है, ई हो जाएगी पुत्री, ई पुत्री किसकी है बी की है। और यदि बात करें डी का भाई ई है, डी भाई है ई का, डी भाई है ई का, तो डी यहाँ हो जाएगा। अब ये कह रहा है डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा कौन हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। एक चुनना है हमको, जोड़ घटाव गुणा भिन्न। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए जोड़ घटाव गुणा ये तो आपको पता ही है, तो ये तो सेम ही हो जाएंगे। जो भिन्न है यही भिन्न है, मतलब कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है 5 घड़ियां क्रमशः 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। किसी भी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद फिर एक साथ बजेंगी। ऑप्शन है हमारे पास में 3 मिनट 30 सेकेंड, 5 मिनट 7 मिनट और 6 मिनट। कमेंट करेंगे और जवाब देंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। यदि हम इसका एलसीएम ले लें तो कैसा रहेगा। देखिए हम पहले इसको 2 से काटते हैं, 3 को ऐसे लिख लेंगे, 2 दूनी 4, 5 को ऐसे लिख लेंगे, 2 3 6। अब ये किससे कटेगा, यदि हम इसको 3 से और काट लें तो 2 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। यदि बात करें 2 और 3 की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 6 सत्ते 42, यानी कि ये हो जाएगा आपका 420। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 642 420। अब यदि हम देखें तो 60 मिनट, इसको काट देंगे 60 से, भाग कर देंगे, 0 से 0 खत्म और 6 सत्ते 42। आपका आ जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 7 मिनट हो जाएगा इसमें, एक साथ बजेंगे 7 मिनट बाद, 7 मिनट। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन डाले जाते हैं और कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं और 5 क्वेश्चन जो डेली के इस पे यूट्यूब पे डाले जाते हैं कम्युनिटी पे, तो आप उनका जवाब वहाँ पर दे सकते हैं डेली के डेली। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम पार्ट 3 में। जैसे कि हम पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 2 में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तो अब पार्ट 3 में जो आएंगे हम, पार्ट 3 में 40 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, टेस्ट 9 के।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।